हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सही होंगे, ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट किया था। हमने पढ़ लिया था भाग 1, 2 और 3 भाग हमने पढ़ लिए थे। भाग 1 के अंदर राज्यों के बारे में बताया गया है। भाग 2 में हमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 2 हमारा 5 से 11 अनुच्छेद में आता है। और भाग 3 में हमने मौलिक अधिकार पूरे कर लिए थे, जिनका अनुच्छेद है 12 से 35। और आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, जो भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, कौन से देश से लिए गए हैं? वो है आयरलैंड। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या? राज्य को दिए गए वो दिशा निर्देश होते हैं जो राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। राज्य को दिए गए दिशा निर्देश होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। जैसे देश में मौलिक अधिकार हैं, वैसे राज्य में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। BN राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के, उन्होंने ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े थे संविधान के अंतर्गत। इसमें और एक बात है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डिफरेंस क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जिनका हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसे अधिकार हैं जिनका हनन होने पर कहीं कोई सुनवाई नहीं होती और ना ही हम किसी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं हमें 36 से 51 अनुच्छेद में। आज हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा 36 अनुच्छेद, नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। अनुच्छेद 36 के अंदर हमें बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व हैं, इनकी परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 37 में हमें बताया है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के हनन पर हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। इसको हम टुकड़ों में याद करेंगे। अनुच्छेद को 2 को याद कर लेंगे, यानी नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है। हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं तो 36 के अंदर हमें इनकी परिभाषा बताई गई है और 37 में बताया गया है कि इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उसके बाद आता है 38 में बताया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाएगी राज्य में। राज्य में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाएगी। और 39 में बताया गया है कि संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए, यानी कि जितने भी संसाधन राज्य के पास है उनको हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाना चाहिए। और समान वेतन, एक कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन मिलना चाहिए। स्त्री और पुरुष को एक ही कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 39A, इसके अंदर हमें समान अवसर के आधार पर न्याय की बात कही गई है, यानी कि सभी, स्त्री हो पुरुष हो, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए किसी भी कार्य को करने का। और 39A 42 संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसके अंतर्गत 39A को संविधान के में जोड़ा गया था। इन दोनों को हम याद कर लेंगे कैसे।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाएगी। अगर न्याय होगा तभी तो उचित वितरण होगा, सभी संसाधनों का उचित वितरण होगा, समान वेतन मिलेगा और समान अवसर मिलेंगे कार्य करने के, सभी को समान अवसर मिलेंगे। इसके बाद आता है 40 अनुच्छेद में बताया गया है कि ग्राम पंचायत के बारे में। राज्य के हर एक राज्य में ग्राम पंचायत होना अनिवार्य है, ये बताया गया है अनुच्छेद 40 में। ये राज्य की मर्जी होती है, राज्य सरकार की मर्जी होती है कि वो ग्राम पंचायत लाए या ना लाए। नीति निर्देशक तत्वों में जितने भी अनुच्छेद हैं इनको किसी भी प्रकार से न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए ये राज्य पर डिपेंड होता है कि वो कौन से कानून लागू करेगी, कौन से नहीं करेगी। अनुच्छेद 41 में हमें बताया गया है विशेष दशा में काम पाने का अधिकार होता है राज्य के हर एक व्यक्ति को। यानी कि विशेष दशा कौन सी होती है? गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, बुढ़ापा हो गया या फिर विकलांगता हो गई, इसके अंदर विशेष दशाएं हो गई है, इसमें काम पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में हमें बताया गया है कि कार्य न्याय संगत होना चाहिए। न्याय संगत कैसे होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए कि किसी को रिश्वत दे दी और बोल दिया कि उसको मार दो, किसी का नाम बता दिया कि उसको मार दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय संगत यानी कि हमें उस काम कार्य को करने की इच्छा होनी चाहिए या फिर कानून के अंतर्गत होना चाहिए, कानून के दायरे के अंदर रहकर वो कार्य होना चाहिए, कार्य न्याय संगत होना चाहिए, ये बताया गया हमें अनुच्छेद 42 के अंदर। अनुच्छेद 43 में बताया गया है कि कोई भी कार्य हो उसके लिए हमें निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए। निर्वाह मजदूरी यानी कि जिससे उस व्यक्ति का गुजारा हो सके उतनी मजदूरी उसको मिलनी चाहिए। इसको याद कैसे करेंगे हम? 41 के अंदर बताया गया है कि विशेष दशा में काम पाने का अधिकार है। अगर किसी को काम मिल गया तो कार्य कैसा होना चाहिए? न्याय संगत होना चाहिए। न्याय संगत होने के बाद उसको निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए। और न्याय संगत में ऐसे मान सकते हैं हम कि किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, हम उसको उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए। ये हो गए भी हमारे पास 36 से 43 तक के अनुच्छेद। आगे इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 44 से 51 तक